A very warm good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of business communication skills and today we were discussing आपको पता है बहुत ही important point बहुत ही important topic को हम discuss कर रहे थे हमारे last lectures में सबसे ज्यादा important पॉइंट जो कि हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स में और टुडेज जो अभी चल रही है जैसे सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड का उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू बहुत सारी चीजें पढ़ी थी मैंने शुरू से बताना शुरू किया था देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस होता है आपकी एबिलिटी ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सके और अंडरस्टैंड कर सके अपने इमोशंस को भी अपने अंदर चल रहे इमोशंस को भी साथ में जो आपके बाकियों के इमोशंस है अदर्स इमोशंस ऑल्सो एंड योर एबिलिटी टू यूज दिस अवेयरनेस टू मैनेज योर बिहेवियर अपने और इसी एबिलिटी को आप एक अवेयरनेस की तरह यूज करें ताकि इससे अपने बिहेवियर को और अपने रिलेशनशिप को आप मैनेज कर सके इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है नेक्स्ट हमने आईक्यू और ईक्यू के बीच में बताया था कि भाई आईक्यू जो होता है ना इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे डिपेंड करता होता है वेर जो आपका ईक्यू होता है ना मेरे जो आपका ईक्यू होता है वो आपके इमोशंस पे डिपेंड करता होता है नेक्स्ट बात करते हैं कि ईक्यू इज द की पार्ट ऑफ द होल पर्सन हमने बोला था आईक्यू क्या होता है आईक्यू का मतलब होता है व्हाट यू ब्रिंग टू वर्क ईक्यू का मतलब पर्सनालिटी होती है हु यू आर एट वर्क मतलब आईक्यू मतलब आपकी वो एक्सपर्टीज जो आप अपने अपने साथ लेके आए हैं आप अपने कंपनी में नेक्स्ट पर आपकी फिर उसके बाद आपकी पर्सनालिटी की बात करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी की आप किस तरह से काम कर रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी होता है ठीक है ना किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से वो आपकी पर्सनालिटी होता है और आईक्यू क्या होता है ईक्यू क्या होता है ईक्यू आपको इन दोनों को बेस्ट यूज करना सिखाता है साथ में अगर आपके पास ईक्यू भी होगा तो आप इन दोनों का कैसे अपनी एक्सपर्टाइज का और अपनी पर्सनालिटीज का कैसे बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकते हैं ये आपको बताता है ईक्यू नेक्स्ट हम बोलते हैं वाई हमने बोला था ईक्यू जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर होता है ये देख बताने के लिए कि आप कितना अपने वर्क प्लेस पे कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे 90% टॉप परफॉर्मर्स जो है उनका हाई ईक्यू लेवल होता है पीपल जिनका एवरेज आईक्यू लेवल है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू पीपल जो क्या जिनका हाई आईक्यू लेवल होता है क्योंकि एवरेज आईक्यू लेवल्स वाले पीपल का ईक्यू जो होता है वो हाई होता है तो आउट ऑफ 100 people 70 people जो होते हैं they will perform better or having average IQ level because they are having high emotional intelligence. नेक्स्ट डिकेड्स ऑफ रिसर्च में ये पता चला है कि ईआई बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है एक स्टार परफॉर्मर होने के लिए आपने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे मैंने बताया था कुछ टेक्निकल स्किल्स जिसके अंदर बिजनेस प्लानिंग प्रोडक्ट नॉलेज कंप्यूटर स्किल्स आ रही थी वो टेक्निकल स्किल्स थी नेक्स्ट हम बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल्स जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी इन दोनों को मिला के जो तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस था उसको और एड ऑन करते तो इसका आंसर जो आता था मतलब तीनों को एड ऑन करने के बाद हमें हमारे पास जो इफेक्टिव लीडरशिप वो हमारा आउटपुट था जब हम एक टेक्निकल स्किल्स हमारी कॉग्निटिव स्किल्स और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस इन तीनों को एड ऑन करते हैं तो हमारे को इफेक्टिव लीडरशिप हमारा आउटपुट आता है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है इज यूटिलाइजिंग योर इमोशंस टू डिटरमाइन द राइट रिस्पॉन्स राइट टाइम एंड द राइट पर्सन ये होता है वेर एज जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये होता है राइट रिस्पॉन्स राइट टाइम एंड देन राइट पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस वो नहीं होता कि दैट यू हैव जस्ट बीइंग नाइस टू सम पर्सन यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस यू आर नॉट गिविंग फ्री rein टू ऑल इमोशंस है ना and attempting to be a robot or being passive this is not emotional intelligence but मैंने बताया था अपने इमोशंस को सही समय किसी सही पर्सन के आगे सही टाइम पे और सही रिस्पॉन्स देना ही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने बात किया था कि वही बताया था हमने कि इमोशंस आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो किसका होता है ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन का होता है हमारे ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है जिसके अंदर इमोशंस होते हैं तो जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम ऑफ कोर्स वी यूज आवर ब्रेन एंड ब्रेन के अंदर इमोशंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हर डिसीजन मेकिंग में इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि न्यूरोलॉजिकली इट इज इम्पोर्टेंट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव सम डिसीजन विदाउट हैविंग इमोशंस हमेशा इमोशंस के साथ ही डिसीजंस लिए जाते हैं ठीक है
तो अब ये गुड न्यूज ये थी हमारी पूरे अब तक जो स्टडी की थी कि ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम डेवलप कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड। अगर हम हमारे इमोशंस, जैसे हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं हम उसे रोक नहीं सकते, पर हम हमारे करेक्ट और पॉजिटिव इमोशंस से मिलकर हम अगर थॉट्स बनाएं और ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स से हम हमारे बिहेवियर को चेंज करें, एंड देन बिहेवियर के बाद हमारी परफॉर्मेंस इससे चेंज होगी, बहुत हद तक चेंज होगी। तो इमोशंस टू थॉट्स टू बिहेवियर एंड देन टू परफॉर्मेंस। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने बता दिया था ईक्यू जो है इट इज द रूट एंड द लीव्स द आउटपुट आर द skills like communication skills, time management skills, your flexibility, your accountability, your trust, anger management, stress tolerance, डिसीजन मेकिंग। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अगर आप ईक्यू को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपकी सारी स्किल्स अपने आप ही इम्प्रोवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे थे। सेल्फ अवेयरनेस क्या था? इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर मूड्स, इमोशंस एंड ड्राइव्स एज वेल एज देयर इफेक्ट ऑन अदर्स। ठीक है, इसके हॉलमार्क्स क्या थे? इसके हॉलमार्क थे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट, आपका सेल्फ डिप्रिसिएटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, आगे हमने बात की थी, सारी बात कर ली थी कि हमको अगर अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपने लिए सेल्फ अवेयर होना होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह से पूरे टाइम बिहेव करते हैं, इसके लिए हमें कोई फीडबैक देने वाला हो। और वी आर ऑल्सो हैविंग दैट नॉन डिफेंसिंग नेचर व्हेन द अदर पर्सन इज टॉकिंग सम नेगेटिव थिंग्स अबाउट अस। अगर हमारी गलतियां वो गिना रहा है तो हमारे अंदर ये नॉन डिफेंसिव टाइप का थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए कि हम अपने लिए डिफेंसिव नहीं बने, जो कि हार्डली अ लिटिल बिट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हमें खुद से क्वेश्चंस करने चाहिए। क्या क्वेश्चन करने चाहिए? आर देयर स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर और पीपल विथ whom आई टेंड टू लेट माई इमोशंस गेट द बेस्ट ऑफ मी। कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी जगह, किसी के साथ मैं अपने इमोशंस का बेस्ट यूज कर पाता हूँ, तो ऐसी कौन सी जगह है, कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो है, इज देयर एनीथिंग आई डू टू मच? कोई ऐसी चीज जहां मैं बहुत ओवर हो जाता हूँ, कोई चीज बहुत ज्यादा कर देता हूँ। दैट इज कैन आई टोन डाउन अ सर्टन बिहेवियर, है ना? what holds me back from managing my emotions effectively? एंड लास्ट आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है कि मुझे पता है कि मेरे इस तरह से ओवर रिएक्ट करने से चीजें खराब हो सकती है, या इस टाइम पे इतनी हड़बड़ाहट या इतनी इमरजेंसी करने से चीजें, सिचुएशन खराब हो सकती है, उसके बावजूद भी मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, मैं इस तरह के इमोशंस को बाहर दिखाता हूँ। तो वो क्या रीजन है, मैं इसे कैसे इफेक्टिवली कम कर सकता हूँ? तो ये सेल्फ टॉक, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने से आप काफी हद तक खुद को समझ पा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी। ऑब्जर्व द रिपल इफेक्ट फ्रॉम योर इमोशंस, विजिट योर वैल्यूज, check yourselves, know who and what pushes your buttons, stop and ask yourself why you do the things you do, seek back, okay, seek feedback। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, सेल्फ मैनेजमेंट जो कि प्रोएक्टिव है। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल और रीडायरेक्ट disruptive impulse and moods, the propensity to suspend judgment, to think before acting। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है यू हैव टू थिंक बिफोर एक्टिंग, मतलब करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले सोचना, उसको सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल और रीडायरेक्ट डिसरप्टिव इम्पल्स एंड मूड्स। इट इज व्हाट? इट इज द एबिलिटी, इट इज योर एबिलिटी टू कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना और वापस डायरेक्ट करना, रीडायरेक्ट करना डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सन मूड्स, अपने मूड्स को और डिस्ट्रक्टिव जो इम्पल्सिव होते हैं उनको कंट्रोल करना और उन्हें रीडायरेक्ट करना, सही डायरेक्शन में चेंज करना। ठीक है, द प्रोपेंसिटी टू सस्पेंड जजमेंट, टू थिंक बिफोर एक्ट। कोई भी ऐसा इम्पल्सिव रिएक्शन या कोई भी अपने मूड स्विंग्स जो होते हैं
उसको कंट्रोल करना, उसे मैनेज करना ही सेल्फ मैनेजमेंट होता है। इसके हॉलमार्क्स क्या है? ट्रस्टवर्दीनेस एंड इंटीग्रिटी, कंफर्ट विथ एम्बिग्यूटी, ओपननेस टू चेंज। ओके, लाइक दिस, देखिए इमोशंस इस तरह से दिखा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट टिप। एन अनकंट्रोल्ड इमोशन आउटबर्स्ट, इवन दो इट मे मेक यू फील बेटर टेम्परेली, कैन डू मेजर हार्म टू योर रिलेशनशिप्स। अगर आपका कभी अनकंट्रोल इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, कभी 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 होता है ना कि हम किसी चीज से को सह रहे हैं, फिर एक टाइम से उस चीज का आउटबर्स्ट होता है। ठीक है, उसके आउटबर्स्ट होने के बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है। मान लीजिए हम किसी से, मतलब हमको कोई चीज किसी की पसंद नहीं आ रही, वी हैव टू डू सम, मतलब बोलते हैं ना कि हमें, फिर हमने हमारी फ्रेंड से बात करी, डिस्कस करा, तो उसको सारी बुराई कर दी, द थर्ड पर्सन, एंड देन वी फील बेटर फॉर सम टाइम, हमें बहुत अच्छा फील होता है कुछ टाइम बाद, आहा पूरा अंदर का जितना भी गुस्सा था, उबाल था, हमने निकाल दिया। बट इट कैन हार्म योर रिलेशनशिप्स। पर बाद में जब आप ढंग से सोचे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी उस इंसान से रिलेशनशिप है और आपने किसी थर्ड पर्सन को ऐसी बातें कह दी जो आपको नहीं कहनी चाहिए, या जिससे साम जो सेकंड पर्सन है, उसका जो मतलब उसका जो कैरेक्टर है, आपने खराब कर दिया, उसकी पर्सनालिटी खराब कर दी। ठीक है ना? और जनरली कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है उसके सामने ही हम अपनी चीजों को आउटबर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा हार्मफुलनेस पहुंचती है, बहुत ही ज्यादा मेजर हार्म होता है हमारे रिलेशनशिप्स पे। ठीक है, when your relationships are not voluntary, such as with your colleagues at work, minimizing this type of damage is essential to the health and productivity of your relationship. ठीक है, क्या बोला? when your relationships are not voluntary, आपके रिलेशनशिप जो voluntary नहीं है, such as with your colleagues at work, ठीक है, मिनिमाइजिंग दिस टाइप ऑफ डैमेज इज एसेंशियल टू द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ योर रिलेशनशिप। आपकी जब कभी बोलते हैं कि आपकी रिलेशनशिप ज्यादा वॉलंटरी नहीं है, है ना? जब व्हेन योर रिलेशनशिप्स आर नॉट वॉलंटरी, जब आपके रिलेशनशिप को वॉलंटरी नहीं, जैसे कि आपकी रिलेशनशिप आपके मान लीजिए आपकी कलीग्स के साथ है, तो उस समय उस रिलेशनशिप को कम से कम डैमेज हो और आपकी हेल्थ और इस प्रोडक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप पे ज्यादा प्रॉब्लम ना है, इसके लिए हमें सेल्फ मैनेजमेंट की टिप्स को अपनाना पड़ता है, हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ता है। सेल्फ मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होती है? टेक कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ टॉक। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको किसी से कभी कभी आपको इमोशनल आउटबर्स्ट भी लग रहा है अपना, तो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ ऑल्सो। सबसे बेस्ट होता है अपने अपने आप से बात करना, तो यू कैन हैव अ वेरी गुड टॉक विद द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, दैट इज योर सेल्फ। ओके, तो सेल्फ टॉक। नेक्स्ट, यू शुड काउंट टू 10। मोस्टली लोग करते हैं 10 तक काउंट करना, जब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, अब मतलब अब नहीं सुना जा सकता है, अब बहुत ओवर हो गया है चीजें। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट थोड़ा सा सिली है, बट स्माइल एंड लाफ मोर, ताकि आप उस चीज के बारे में, उस आउटबर्स्ट के बारे में थोड़ा भूल जाए। नेक्स्ट, लर्न अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम एवरीवन यू एनकाउंटर। कुछ ना कुछ लेसन सीखिए। अगर आप उनकी तरह ही उस तरह से बात करेंगे तो आप में उनमें कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। अगर अगर पर्सनली माने तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ, आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट, कि if someone is speaking very harsh to me, then I want to speak something which is more harsher than that person. But after, when he's yeah she's saying something bad to me, I just think that if I'll do the same thing with them, then there is no difference between them and me. कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा, मैं भी उनकी जैसी ही हो जाऊंगी, उसी स्केल पे अपने आप को ले आऊंगी। मतलब मैं अपना लोअर स्टैंडर्ड कर दूंगी, क्योंकि वो नीचे बात कर रहे हैं तो मैं भी दो सीढ़ी नीचे ही आ जाऊंगी। तो आई डोंट हैव वांट टू गो टू टू स्टेयर्स डाउन, क्योंकि मैं वो टू स्टेयर्स अब बहुत मुश्किल से आई हूँ। मैंने अपनी पर्सनालिटी इस तरह की बहुत मुश्किल से बनाई है, मैं उनसे ऊपर हूँ पहले ही, और मैं अपना स्टैंडर्ड उनकी वजह से, उनकी बातों की वजह से लोअर नहीं कर सकती। तो दिस इज माई थिंकिंग फॉर नॉट आउटबर्स्टिंग माई इमोशन इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है ना? सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है ना? यू शुड ऑलवेज kept in mind these kinds of things.
नेक्स्ट हम होते हैं सोशल अवेयरनेस, इसको इंट्रोस्पेक्टिव भी कहा जाता है। सोशल अवेयरनेस क्या होता है? इंट्रोस्पेक्टिव सोशल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द पीपल यू डील विद। सोशल अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, इसकी एबिलिटी, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको डील करनी है ना, ऑफ द पीपल यू डील विद। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द पीपल यू डील विद। ठीक है, इसके हॉलमार्क क्या क्या होते हैं? इसके हॉलमार्क होते हैं एम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, सर्विस ओरिएंटेशन। इसके 3 हॉलमार्क्स होते हैं, ठीक है ना। सोशल अवेयरनेस, इसको इंट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द पीपल यू डील विद। हॉलमार्क है एम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस एंड सर्विस ओरिएंटेशन। Next, further HD, there is an emotions, outbursting of emotions. Increase social awareness, है ना, increasing in social awareness. Next, walk in their shoes. Your ability to recognize and understand others' opinion and the emotions that come with them is critical to the quantity of your relationships. Put yourself in the other person's shoes. Take the time to really understand his or her point of view, whether you agree with it or not. तो वॉक इन देयर शूज का मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन को आप अच्छे से रिकॉग्नाइज करने की आपके अंदर और अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है ना। जब सामने वाला जो पर्सन होगा आपसे बोल रहा होगा, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा होगा, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होगा, तो एक बार अपने पाँव उनके शूज में डाल के देखें। इसका मतलब एक बार उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले किसी चीज को लेके। जरूरी नहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, पर फर्स्ट लेट देम स्पीक, लेट देम स्पीक। हम हमेशा यही तो करते हैं, चाहे वो कोई सा भी रिलेशनशिप हो, हम खुद की बोलते हैं, सुनने की कोशिश नहीं करते। तो फर्स्ट लेट देम स्पीक, लेट देम say whatever they were saying, then after that they are saying, जब वो शांत हो जाएंगे, then you will speak your words, either you agree with them or not. Okay, then second देखिए point भी, listen. Good listeners don't assume they know or understand a situation before hearing someone's out. एक अच्छे लिसनर जो होते हैं ना, वो कभी भी अज्यूम या कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक जब तक वो पूरी सिचुएशन नहीं समझ सकते, नहीं सुन लेते। They listen, look for the fact of the situation and then analyze the emotion surrounding it. सबसे पहले वो अच्छे से सुनते हैं, सारे फैक्ट, सारे सिचुएशन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं सब इमोशंस को, एंड देन वो अपना रिव्यू, अपना पॉइंट सामने रखते हैं। नेक्स्ट, क्यूज, improve your read on others emotional cues, seek out trusted friend or colleagues to help you. Next, non-verbals. Always be aware of your non-verbals, your tone of voice, your facial expression, your body language और your gestures. क्योंकि इस टाइम पे आपकी एक्सप्रेशन, व्हेन अगर जब इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा होता है तो एक्सप्रेशन बहुत ही हार्श हो जाते हैं, टोन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाती है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत बेकार हो जाते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी, आपका जेस्चर और पोस्चर भी, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है एट द टाइम। उसे ओनली 5 मिनट्स के मोमेंट्स में बहुत सारी चीजें हो जाती है जिस वजह से चीजें खराब हो जाती है, उसे ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे एक्सीडेंट होता है तो वो बिल्कुल सेकंड्स में होता है, और मान लीजिए सेकंड्स में किसी पर्सन की पाँव का फ्रैक्चर हो गया, उसको ठीक होने में कितना 1-1.5 महीना लग जाता है। तो सिमिलरली दिस इज द प्लेग्राउंड ऑफ एन इमोशंस। आपके इमोशंस आप सही टाइम पे अगर आपने आउटबर्स्ट कर दिए तो उस समय तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, पर बाद में पूरे दिन भर आपको गिल्टी रहेगी जब आप उस पर्सन के साथ जब भी इंटरेक्ट करेंगे तब। ठीक है, तो ऐसी गिल्टी से बचने के लिए उस 5 मिनट तक हमें खुद को होल्ड ऑन करना होता है, और फिर 5 मिनट के बाद अच्छे से समझना होता है, समझाना होता है, ठीक है। चेक इन, टेल देम योर परसेप्शंस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग गोइंग थ्रू एंड सी इफ इट इज एक्यूरेट। Don't be afraid to ask the kind of questions you really can't ask during a typical conversation. Finally, ask them if they were attempting to deliver any unspoken message. Sometimes people just don't want to say flat out how they feel about something, so they drop hints. If they did, this is a great opportunity to see if you picked up on that. ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर सम सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटजीज। फर्स्ट, ग्रीट पीपल बाय नेम, ठीक है। सेकंड,
watch body language. Third, live in the moment. Fourth, practice the art of listening. This is very important. You should have the art of listening. फिफ्थ, स्टेप इनटू देयर शूज, मतलब एक बार उनकी जगह जाके उनके बारे में उनकी तरह से थॉट करके इस सिचुएशन को देखिए। ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रीट पीपल बाय नेम, वॉच बॉडी लैंग्वेज, लिव इन द मोमेंट, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लिसनिंग, स्टेप इनटू इन देयर शूज। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? Proficiency in managing relationships and building networks. An ability to find common ground and build rapport. मतलब एक ability आपको कि ताकि आप common ground कर सके और अपनी ability को find कर सके, आप अपनी rapport को build कर सके common ground पे, इसको बोलते हैं relationship management। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके हॉलमार्क्स क्या है। इफेक्टिवनेस इन लीडिंग चेंज, परस्यूएसिवनेस एंड सर्विस ओरिएंटेशन, ये इसके हॉलमार्क है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट टिप। रिमेंबर दैट emotions play a role in every interaction you have with another person. रिमेंबर कि इमोशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर पर्सन के साथ जब उससे इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कम्युनिकेशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी आप बोलते हैं कम्युनिकेशन होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन का भी कम्युनिकेशन होता है, और मैंने ये बताया था कि फेशियल एक्सप्रेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज सीधे आपके इमोशंस से जुड़े होते हैं, तो ऑफकोर्स आपके इमोशंस का भी कम्युनिकेशन होता है। तो remember that emotions play a very vital role in every interaction you have with another person, whether you are aware of them or not। चाहे आप उसको अले अवेयर हो चाहे नहीं हो, इमोशंस का ट्रांसफर हमेशा होता है। Emotions often influence the back and forth between two people more than the words being said। ठीक है, emotion often influence the back and forth between two peoples more than the words being said। The ability to spot emotions in the midst of an interaction, understand their influence, and respond effectively is the essence of relationship management। This can be very hard to do। मतलब क्या बोला? The ability to spot emotions in the midst of an interaction, understand their influence, and respond effectively is the essence of relationship management। This can be very hard to do। सामने वाले की इमोशंस को स्पॉट करना, पकड़ना, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होना, उसकी रिस्पॉन्ड को देखना, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इमोशंस के थ्रू क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसे समझना ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। और ये सच में बहुत ही हार्ड होता है करना। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द इमोशंस योर्स एज वेल एज द अदर्स, अपने इमोशंस को और सामने वाले इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें। रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक, कि आप कहाँ गलत है। मेक अ रिपेयर बाय एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक, अगर आपको पता चल गया कि मिस्टेक कहाँ हुई है तो उसको रिपेयर, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। शो एम्पैथी एंड बी अर्नेस्ट, एम्पैथी शो करिए एंड अर्नेस्ट रहिए। नेक्स्ट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है। बी ओपन एंड क्यूरियस, ऑलवेज बी ओपन एंड क्यूरियस। टेक फीडबैक वेल, बहुत बढ़िया फीडबैक लीजिए, करिए। बिल्ड द ट्रस्ट। नेक्स्ट, एक्नॉलेज द अदर पर्सन्स फीलिंग। Tackle a tough conversation. Remember the little things that pack a punch. Oh, sorry. What relationship management strategies के लिए क्या बोला हमने? Be open and curious. हमेशा open रहें और curious रहें ताकि सामने वाले की बात भी जानने के लिए। हमें take feedback well. बढ़िया तरीके से feedback लीजिए। ठीक है ना? Next, build the trust. अपने ट्रस्ट को बिल्ड करिए। नेक्स्ट, एक्नॉलेज द अदर पर्सन्स फीलिंग, अब सामने वाले पर्सन की फीलिंग को एक्नॉलेज करें। नेक्स्ट, टैकल अ टफ कन्वर्सेशन, एक टफ कन्वर्सेशन को टैकल करें। नेक्स्ट, रिमेंबर द लिटिल थिंग्स दैट पैक अ पंच, हमेशा छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, इंक्रीज योर ईआई। Research show that people improve their EI most when the following conditions are present. They have a strong motivation to learn or change. अपने EI को जनरली लोग तभी इंप्रूव कर पाते हैं जब उनके पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है EI को लर्न करने का और EI को चेंज करने का।
दे प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर्स कंसिस्टेंटली, वो कंसिस्टेंटली न्यू बिहेवियर्स को प्रैक्टिस करते हैं। दे सीक फीडबैक ऑन देयर ओन बिहेवियर वो अपने फीडबैक को सीक करते हैं खुद के बिहेवियर के साथ। ठीक है। हाउ टू डेवलप योर एआई, हाउ टू डेवलप योर एआई। नेक्स्ट फर्स्ट है डिफाइन हु यू आर, है ना। अपनी एआई को कैसे डेवलप कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले डिफाइन करिए कि आप कौन है, तो डिफाइन हु यू आर। नेक्स्ट डिफाइन वॉट यू वॉन्ट टू बी, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसको अच्छे से डिफाइन करिए। नेक्स्ट सीक द फीडबैक, सीक फीडबैक, फीडबैक लीजिए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई बिहेवियर्स यू वॉन्ट टू कीप। Next, identify behaviors you want to develop. Next, experiment with new behavior. Next, reflect on the outcome. Next, practice the new behavior. Once again, how you can develop your AI. First point and define who you are. Second, define what you want to be. Third, seek feedback. Fourth, identify behaviors you want to keep. कौन से behaviors आपको रखना है, कौन से emotions, तो आप wait, इमोशंस तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कौन से बिहेवियर्स आपको रखने हैं। आइडेंटिफाई द बिहेवियर्स यू वांट टू डेवलप, कौन से बिहेवियर्स को आपको डेवलप करना है। एक्सपेरिमेंट विद न्यू बिहेवियर, नए बिहेवियर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर आउटकम, देखिए कि आप क्या आउटकम आ रहा है इस बिहेवियर्स के, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी पर्सनालिटी पे। प्रैक्टिस द न्यू, ऑलवेज प्रैक्टिस द न्यू बिहेवियर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जॉब टाइटल। देखिए कैसे एआई का स्कोर और जॉब टाइटल का स्कोर क्या है। तो हियर द मैक्सिमम स्कोर इज, देखिए अप अराउंड 77, और वो मैनेजर का है ईआई स्कोर। एंड सी व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, 70, एंड वो एक सीईओ का स्कोर है, ईआई स्कोर। सबसे कम किसका है, सीईओ का। तो देखिए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का 74 है, सुपरवाइजर का 76 है, द हाईएस्ट जो मैनेजर है उनका 77, डायरेक्टर का 75, एग्जीक्यूटिव या वीपी का 72, सीनियर एग्जीक्यूटिव का 71, एंड जो सीईओ है उनका 70। एक्शन प्लान क्या कर सकते हैं एआई को लेकर। पिक एआई स्किल्स टू वर्क ऑन, pick an AI skills to work on. Pick 3 strategies to begin using for your chosen skills. Choose an AI mentor. Keep the following in mind as you apply. Expect success, not perfection. Practice, practice, and then practice. And third point is be patient. Measure your progress. ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना, अगर आपको एक्शन प्लान क्या होना चाहिए एआई को लेकर, एआई को लेकर आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, आपका एक्शन प्लान होना चाहिए कि पिक पिक एन एआई स्किल्स टू वर्क ऑन, एक एआई स्किल्स को लीजिए और काम करिए। पिक थ्री स्ट्रेटेजीज टू बिगिन यूजिंग फॉर योर चूजन स्किल्स, 3 स्ट्रेटेजीज को बिगिन करिए जो आपकी चूजन स्किल्स है, उसको ही स्ट्रेटेजीज लेके बिगिन करिए। एक ईआई मेंटर को चूज करिए। हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आप सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, परफेक्शन नहीं। ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको पेशेंट रहना है, यू शुड बी पेशेंट। नेक्स्ट, मेजर योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन प्रोफेशनल्स असेस देयर ओन ईक्यू। देखिए आप देखिए 0 से लेके आपको दिख रहा होगा 100 तक, एक गुड डील हायर आपको दिख रहा होगा 85 से लेके 65 के बीच में, अ गुड डील लोअर। ठीक है। ये 45 से 65 तक तो गुड डील लोअर है, और 85 से 100 तक अगर गुड डील हायर है। अ गुड डील लोअर का देखो 16% रिसीव स्कोर बिलो 65, 16% जो है 65 से बिलो स्कोर करते हैं, और 16% अबव 85 से अबव स्कोर करते हैं। ठीक है। और 68% पीपल रिसीव EQ स्कोर बिटवीन 65 to 85। व्हेन प्रोफेशनल असेस देयर ओन EQ, तो उन्हें पता चला कि 16% के पर्सन जो थे वो 65 से बिलो थे EI में, 16% ही 85 से अबव थे EI में, और जो मोस्ट ऑफ द पर्सन 68% ऑफ द प्रोफेशनल्स थे। ठीक है। आउट ऑफ मान लीजिए 100% में से 68% जो प्रोफेशनल्स थे, देयर EQ स्कोर इज बिटवीन 65 to 85। In order to be successful and fulfilled nowadays, you must learn to maximize your EQ skills. देखिए डॉक्टर्स ट्रेविस ब्रैडबेरी
एंड जीन्स ग्रेव्स ये कहते हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए आजकल के जमाने में सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू मैक्सिमाइज योर ईक्यू स्किल्स। फॉर दोज हु ब्लेंड रीजंस एंड फीलिंग्स अचीव द ग्रेटेस्ट रिजल्ट्स। वो लोग जो अपनी फीलिंग्स को अपने रीजंस को ब्लेंड कर लेते हैं वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स को पा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके रिसोर्सेज आपको बताएं। एंड दैट्स ऑल। तो मतलब ये जो था ये पूरा ईक्यू का कंटेंट था। ठीक है, हमने पढ़ा कि ईक्यू क्या होता है, हमने पढ़ा कि चार इंपॉर्टेंट चीजें, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, है ना, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट। हमने चार पॉइंट्स पढ़े, चार एस्पेक्ट्स पढ़े। इन चार एस्पेक्ट्स पे हमने पूरा अपने आप को रिलाई किया कि हाँ, ये जो चार एस्पेक्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ईक्यू डेवलप कर सकता है। हमने वो प्लान्स देखे, वो स्टेप्स देखे जिससे हम ईक्यू को डेवलप कर सकते हैं। हमने परसेंटाइल देखी कि ऑफकोर्स 60, ऑलमोस्ट 68% जो पीपल थे दे हैव एन ईक्यू बिटवीन 68 टू 85% जो प्रोफेशनल्स थे। हमने ये भी देखा कि मैनेजर का ईक्यू सबसे ज्यादा है। एंड क्योंकि देखिए जनरली हो भी क्यों सकता है मैनेजर का ईक्यू, क्योंकि आपको पता है मैनेजर का काम बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट करना होता है, और मैनेजमेंट करने से ही ईक्यू, बहुत उसको ईक्यू अपना बढ़ाना होगा, बढ़ाना पड़ रहा होगा ताकि वो मैनेजमेंट अच्छा कर सके। एंड सीईओ को उस समय डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती होगी, तो सीईओ का सबसे कम आपने देखा था दैट इज ओनली 70। तो ऐसे हमने सारे स्लाइड्स पे वर्क किया। नेक्स्ट भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही थोड़ा कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।